नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स किसको बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स को। फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं हम एंजियोस्पर्म्स को। तो एंजियोस्पर्म्स जो है उनके अंदर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है और उसके अंदर सबसे पहले हमें पढ़ना होगा फ्लावर। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? फ्लावर। अब देखो, एक ना एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, एक प्लांट है जो कि एंजियोस्पर्म है। उस प्लांट का नाम है कैप्सुला। बोलो सारे, प्लांट का नाम है कैप्सुला। और कैप्सुला जो है उसे हम बोलते हैं शेफर्ड पर्स। क्या बोलते हैं? शेफर्ड पर्स। इट इज एन एनुअल प्लांट व्हिच ग्रोज इन विंटर एज वीड एंड रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर्स। ये जो प्लांट है ये एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट का मतलब क्या होता है? जिनसे हमें एक साल में मिल जाता है जो भी हमारा प्रोडक्शन है। ठीक है, तो कैप्सुला है एक एनुअल प्लांट। और ये जो प्लांट है ये ग्रो कब करेगा? विंटर में। कैप्सुला ग्रो कब करता है? विंटर में ग्रो करता है। और इसके अंदर ज्यादातर कौन से कैरेक्टर्स दिखते हैं हमें? एंजियोस्पर्म। ठीक है, लगभग सारे कैरेक्टर्स ये दिखाता है एक एंजियोस्पर्म्स के। ग्रो कब करता है? विंटर में। और एज अ वीड ग्रो करता है। वीड क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स। जिन प्लांट्स की हमें जरूरत नहीं है, जो हमारी फसल के साथ साथ अपने आप उग जाते हैं, उन प्लांट्स को बोलते हैं वीड। क्या बोलते हैं? वीड। तो पहली बात तो कैप्सुला। कैप्सुला का एक और नाम क्या है? शेफर्ड पर्स। क्या है एक और नाम? शेफर्ड पर्स। एंजियोस्पर्म है या जिम्नोस्पर्म? एंजियोस्पर्म है। ग्रो कब करेगा? विंटर में। और ये एक वीड है। क्या है ये? एक वीड। The reproductive structure of angiospermic plant is flower. अब जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो सेक्स ऑर्गन था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वो क्या था? टेस्टिस था। फीमेल के अंदर ओवरी थी। इसी तरीके से जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो है फ्लावर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है? फ्लावर। मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से होगा? फ्लावर की हेल्प से। ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कराने के लिए रिस्पांसिबल कौन है? फ्लावर। कौन है? फ्लावर। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। द स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज पेडिसल। मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ चुके कि फ्लावर की जो नीचे की डंडी होती है, जो स्टॉक होती है, उसको बोलते हैं पेडिसल। क्या बोलते हैं? पेडिसल। द अपर डोम लाइक पार्ट। अब ये जो डंडी है इसके ऊपर ऐसे रखा होता है ना फ्लावर, तो ये जो डोम शेप का पार्ट है इसको बोलते हैं थैलेमस। इस डोम शेप के पार्ट को क्या बोलेंगे? थैलेमस। Which is modified stem। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये थैलेमस आया कहाँ से? स्टेम ने ही मॉडिफाई होके बना दिया थैलेमस। ठीक है, स्टेम ने ही मॉडिफाई होके क्या बना दिया? थैलेमस। मॉडिफाई होना मतलब चेंज होना। स्टेम के अंदर ही चेंजेस हुए और उसने बना दिया थैलेमस। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है थैलेमस के दूसरे नाम? थैलेमस का एक और नाम होता है रिसेप्टेकल। एक और नाम क्या है? रिसेप्टेकल। इसने पूरे फ्लावर को रिसीव करके रखा है ना, इसीलिए इसका एक और नाम रख दिया रिसेप्टेकल। और एक नाम ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रख लेना, टोरस। क्या एक और नाम? टोरस। तो जो थैलेमस है ये किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का। थैलेमस किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का। डोम शेप का होता है। इसके तीन नाम है, पहला थैलेमस, दूसरा रिसेप्टेकल और तीसरा टोरस। अब ये जो थैलेमस है ना, इस थैलेमस के ऊपर 4 नोड प्रेजेंट है। थैलेमस के ऊपर क्या है? 4 नोड प्रेजेंट है। और हर एक नोड से फ्रॉम द नोड्स फ्लोरल पार्ट अराइज। द फ्लोरल पार्ट्स आर आल्सो कॉल्ड एज बॉन्ड। अब हर एक जो नोड है उससे एक फ्लोरल पार्ट निकलेगा, फ्लावर का एक पार्ट निकलेगा। 4 नोड है तो फ्लावर के कितने पार्ट निकलेंगे? 4। मतलब 4 वॉल निकलेंगे। कितने वॉल निकलेंगे? 4। तो हमने क्या देखा अब तक? फ्लावर के अंदर जो डंडी होती है, डंडी का नाम क्या है? पेडिसल। स्टॉक का नाम क्या है? पेडिसल। इसके ऊपर एक डोम शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका नाम है थैलेमस, रिसेप्टेकल या टोरस। थैलेमस, रिसेप्टेकल या टोरस। इस थैलेमस के ऊपर कितनी नोड है? 4। कितनी नोड है? 4। नोड से यूं मान के चलो कि 4 पॉइंट है। नोड क्या है? 4 पॉइंट। और हर एक पॉइंट से निकलेगा एक फ्लावर वॉल, फ्लोरल वॉल। क्या निकलेगा? एक फ्लोरल वॉल। कितने फ्लोरल वॉल होंगे थैलेमस पे? 4। कितने फ्लोरल वॉल? 4। टिपिकली ये फ्लावर कंटेन 4 टाइप ऑफ वॉल्स। ये 4 टाइप के वॉल कौन कौन से होंगे? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। देखो नोड कितने थे थैलेमस के ऊपर? 4। हर एक नोड से एक वॉल निकलेगा। पहला जो वॉल है उसका नाम है कैलिक्स। पहले वॉल का नाम क्या है? कैलिक्स। दूसरे का नाम है कोरोला। दूसरे का नाम है कोरोला। तीसरे का नाम है एंड्रोशियम। थर्ड क्या है? एंड्रोशियम। और फोर्थ होगा गाइनोशियम। फोर्थ होगा गाइनोशियम। देखो फ्लावर के अंदर हमारे पास ये जो
इसका नाम क्या है? पेडिसल। इसका नाम है पेडिसल। अब इसके ऊपर ये डोम शेप का स्ट्रक्चर है जिसका नाम है थैलेमस। क्या है इसका नाम? थैलेमस। और नाम क्या होंगे? रिसेप्टेकल एंड टोरस। ये इसके 3 नाम होंगे। अब ये जो हमारा थैलेमस है इसके पास प्रेजेंट है 4 नोड। क्या प्रेजेंट है? 4 नोड। अब हर एक नोड से निकलेगा एक फ्लोरल बोर्ड। क्या निकलेगा? एक फ्लोरल बोर्ड। जो फर्स्ट फ्लोरल बोर्ड निकलेगा उसका नाम है कैलेक्स। क्या है उसका नाम? कैलेक्स। जो दूसरा निकलेगा उसका नाम है कोरोला। दूसरा जो निकला उसका नाम है कोरोला। तीसरा जो निकलेगा उसका नाम है एंड्रोइशियम। तीसरा क्या है? एंड्रोइशियम। और फोर्थ क्या होगा? गाइनोइशियम। फोर्थ क्या होगा? गाइनोइशियम। ठीक है, तो थैलेमस पे नोड कितनी? 4। और फ्लोरल बोर्ड कितने होंगे? 4। ठीक है, 4 नोड तो 4 ही फ्लोरल बोर्ड। अब ऐसा फ्लावर जिसके अंदर ये चारों चीजें हैं, कैलेक्स भी है, कोरोला भी है, एंड्रोइशियम भी है, गाइनोइशियम भी है, उस फ्लावर को बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। क्या बोलेंगे? कंप्लीट फ्लावर। और अगर किसी फ्लावर के अंदर इफ एनी फ्लोरल बॉर्ड इज एब्सेंट तो उस फ्लावर को बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर। अगर किसी फ्लावर में चारों चीजें हैं, कैलेक्स भी है, कोरोला भी है, एंड्रोइशियम भी है, गाइनोइशियम भी है, तो फ्लावर होगा कंप्लीट फ्लावर। पर अगर कोई एक चीज भी एब्सेंट है तो फ्लावर होगा इनकम्प्लीट फ्लावर। फ्लावर क्या होगा? इनकम्प्लीट फ्लावर। अब इनकम्प्लीट फ्लावर ना 2 टाइप के होते हैं, एक तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक बाइसेक्सुअल। तो कंप्लीट ही होगा। बाइसेक्सुअल तो कंप्लीट ही होगा क्योंकि उसमें मेल भी है और फीमेल भी। तो इनकम्प्लीट फ्लावर में एक टाइप आता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कौन सा फ्लावर? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही सेक्स होगा फ्लावर के अंदर, या तो मेल होगा या फीमेल। मेल पार्ट कौन सा होता है? एंड्रोइशियम। और फीमेल पार्ट होता है गाइनोइशियम। अगर सिर्फ एंड्रोइशियम है तो भी फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा, सिर्फ गाइनोइशियम है तो भी फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कैसे होते हैं? कंप्लीट या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट फ्लावर का एग्जांपल क्या है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। की प्लांट के फ्लावर के अंदर या तो मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट। अब एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट जो टाइप है वो है कैलिक्स। फर्स्ट वॉल कौन सा है? कैलिक्स। अब इट इज प्रेजेंट ऑन फर्स्ट नोड। पहली नोड पे प्रेजेंट होता है कैलिक्स। पहली नोड पे क्या प्रेजेंट होगा? कैलिक्स प्रेजेंट होगा। इट इज यूजुअली ग्रीन इन कलर। इसका कलर क्या होता है आमतौर पे? ग्रीन। कलर कैसा होगा इसका आमतौर पे? ग्रीन। और इसका काम क्या है? जब कोई भी फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है, कली होती है ना शुरू में, तो उसको प्रोटेक्ट रखना है। तो फ्लावर को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? कैलिक्स का। किसका है? कैलिक्स का। जनरली कलर कैसा होगा? ग्रीन। अब कैलिक्स की जो यूनिट होती है, मतलब जिससे मिलके पूरा कैलिक्स बना है, उसको बोलते हैं सेपल। कैलिक्स की यूनिट क्या होगी? सेपल। कैलिक्स की यूनिट क्या होगी? सेपल। ठीक है, कलर जनरली ग्रीन। काम क्या होगा? फ्लावर को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट रखना। अब जो फ्लावर होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा है मॉर्फो में भी कि फ्लावर जो है वो या तो होगा गैमोसेप्लस या होगा पॉलीसेप्लस। हमेशा ध्यान रखना, गैमो वर्ड का मतलब होता है फ्यूज्ड। गैमो का मतलब फ्यूज्ड। अगर सेपल्स फ्यूज्ड हैं तो फ्लावर होगा गैमोसेप्लस। अगर सेपल्स फ्री हैं तो फ्लावर होगा पॉलीसेप्लस। अगर सेपल्स फ्री है तो फ्लावर होगा पॉलीसेप्लस। उसके बाद कोरोला, जिसको कैलिक्स समझ आ गया उसके लिए कोरोला आसान है। अब कोरोला जो है, जैसे कैलिक्स मिलके बना था किससे? सेपल से। इसी तरीके से कोरोला मिलके बना होता है पेटल से। कोरोला किससे मिलके बना होगा? पेटल से। अब सारे पेटल अगर फ्यूज्ड हैं तो फ्लावर होगा गैमोपेटल्स। फ्लावर होगा गैमोपेटल्स। और अगर पेटल्स फ्री है तो फ्लावर होगा पॉलीपेटल्स। फ्लावर होगा पॉलीपेटल्स। अब जो कोरोला है ये कौन सी नोड पे प्रेजेंट होगा? सेकंड नोड पे प्रेजेंट होगा। और ये कलरफुल होता है, अलग अलग कलर की पेटल हमें दिखाई देती है। ये कलरफुल क्यों है? ताकि इंसेक्ट आ सके फ्लावर की तरफ। तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इनका कलर अलग अलग टाइप का होता है, वाइब्रेंट कलर्स होते हैं। गैमोपेटल्स, पॉलीपेटल्स पता चल गया। अगर पेटल्स फ्यूज्ड है तो कंडीशन होगी गैमोपेटल्स। गैमोपेटल्स फ्लावर बोलेंगे। अगर पेटल्स फ्री हैं तो बोलेंगे पॉलीपेटल्स फ्लावर। अब कैलिक्स और कोरोला जो है ना, इनको एक्सेसरी वॉल बोलते हैं फ्लावर की। जैसे मेल के अंदर नहीं पढ़ा था हमने कि एक तो सेक्स ऑर्गन था और एक प्राइमरी एक थे एक्सेसरी डक्ट वगैरह। तो एक्सेसरी वर्ड जहां भी आता है उसका मतलब क्या होता है? हेल्प। एक्सेसरी का मतलब क्या होता है? हेल्प। तो ये जो दोनों पार्ट है कैलिक्स और कोरोला, इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ उसकी
हेल्प करते हैं, ठीक है। तो कैलेक्स और कोरोला जो है वो एसेसरी पार्ट है। कैसे पार्ट है? एसेसरी पार्ट है। अब रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम। रिप्रोडक्शन के लिए कौन काम में आएंगे? एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अब थर्ड नोड पे कौन प्रेजेंट होगा? एंड्रोशियम। जहां भी ANDR एंड्रो वर्ड आ रहा है, एंड्रो उसका मतलब होता है मेल, एंड्रो मतलब मेल। और जहां भी गाइनी वर्ड आए, गाइनी मतलब फीमेल, गाइनी मतलब फीमेल। तो एंड्रोशियम जो है ये थर्ड नोड पे प्रेजेंट होता है और यही है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा? एंड्रोशियम। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा? एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम की यूनिट को बोलते हैं स्टेमन। जैसे सेपल्स मिलके बनाती हैं कैलिक्स, सेपल्स मिलके बनाती हैं कैलिक्स, पेटल्स मिलके बनाती हैं कोरोला, पेटल्स मिलके बनाती हैं कोरोला। इसी तरीके से स्टेमन मिलके बनाते हैं एंड्रोशियम, स्टेमन मिलके बनाते हैं एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम की यूनिट क्या होगी? स्टेमन। एंड्रोशियम की यूनिट होगी स्टेमन। अब कैप्सुला के अंदर स्टेमन का नंबर कितना होता है? 6। कैप्सुला के अंदर स्टेमन का नंबर कितना होगा? 6। कैप्सुला के अंदर स्टेमन का नंबर 6 होगा, ठीक है। स्टेमन्स टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एक तो एंथर और एक फिलामेंट। स्टेमन के कितने पार्ट होंगे? 2 पार्ट, एक तो एंथर और एक फिलामेंट। ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो डंडी दिख रही है, इसका नाम है फिलामेंट। और जो 2 लोब्स दिख रहे हैं ये हैं एंथर। जो 2 लोब हैं ये हैं एंथर, ठीक है। तो जो हमारा एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम की यूनिट क्या होगी? स्टेमन। एंड्रोशियम की यूनिट क्या होगी? स्टेमन होगी, ठीक है। यानी स्टेमन्स मिलके बनाते हैं एंड्रोशियम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है फ्लावर का? एंड्रोशियम। अब जो स्टेमन है, स्टेमन के कितने पार्ट? 2 पार्ट। स्टेमन के कितने पार्ट? 2 पार्ट, एक तो एंथर और एक फिलामेंट। कैप्सुला के अंदर कितने स्टेमन होंगे? 6। अब एंथर जो होता है ना वो बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होता है। बाई का मतलब क्या होता है? 2। बाई मतलब 2। यानी एंथर के अंदर कितने लोब होंगे? 2 लोब। एंथर के अंदर कितने लोब होंगे? 2 लोब होंगे। ईच लोब कंटेन्स 2 चैम्बर। अब हर एक लोब के अंदर 2 चैम्बर बने हुए हैं। हर एक लोब में क्या बने हुए हैं? 2 चैम्बर बने हुए हैं और इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरोफिल। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे, ठीक है। देयरफॉर एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट। इसीलिए एंथर क्या है? टेट्रास्पोरेंजिएट है। और एंथर के जो लोब्स होते हैं वो होते हैं बाइथिकस। एंथर के लोब्स क्या होते हैं? बाइथिकस। देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसको बोलते हैं? एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम की यूनिट क्या है? स्टेमन। अब स्टेमन के कितने पार्ट बताए? 2। ये तो फिलामेंट है और ऊपर प्रेजेंट है एंथर, ऊपर प्रेजेंट है एंथर। अब देखो एंथर में होते हैं ऐसे ऐसे 2 लोब। एंथर में क्या है? 2 लोब। तो बताओ एंथर में लोब कितने हैं? 2। इसीलिए एंथर होता है बाई लोब। एंथर क्या होगा? बाई लोब। एंथर होगा बाई लोब। अब एक लोब को देखो, इस एक लोब के अंदर हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दी तो इसके अंदर कितने चैम्बर बन गए? 2। यहाँ भी एक लाइन खींच दी तो कितने चैम्बर बन गए टोटल? 4। कितने चैम्बर बन गए? 4। अब ये जो चैम्बर बना है ना इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल या माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम। अब बताओ कितने माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रहे हैं तुम्हें? 4। कितने दिख रहे हैं? 4। और 4 के लिए वर्ड यूज करते हैं टेट्रा। क्या यूज करते हैं? टेट्रा। तो ये होगा टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या होगा? टेट्रास्पोरेंजिएट। अब देखो एक लोब को देखो, एक लोब में ये जो एरिया है ना इसको बोलते हैं थीका। क्या बोलते हैं? थीका। एक लोब में कितने थीका दिख रहे हैं? 2। एक लोब में कितने थीका दिख रहे हैं? 2। तो इसको बोलेंगे डाइथिकस। क्या बोलेंगे? डाइथिकस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है आज के लेक्चर में। बाकी सब तो तुमने पढ़ा हुआ है मॉर्फो में। अब इंपॉर्टेंट क्या आया यहाँ पे कि जो एंथर होता है, एंथर है बाई लोब्ड। एंथर क्या है? बाई लोब्ड। मतलब एंथर में कितने लोब होंगे? 2 लोब। हर एक लोब में कितने थीका होंगे? 2। तो हर एक लोब होता है डाइथिकस। कैसा होता है? डाइथिकस। और पूरे एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है? 4। तो एंथर होता है टेट्रास्पोरेंजियम।
एंथर होता है टेट्रा स्पोरेंजियम, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंथर इज बाइलोब्ड डाइथिकस एंड टेट्रा स्पोरेंजियम, बाइलोब्ड डाइथिकस एंड टेट्रा स्पोरेंजियम। लेकिन एक प्लांट आता है वॉल्फिया, याद है कुछ? एंजियोस्पर्म में स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन होता है? वॉल्फिया। तो वॉल्फिया के अंदर जो एंथर के लोब्स हैं वो मोनोथिकस होते हैं। एंथर के लोब्स कैसे होते हैं? मोनोथिकस। अब तुम खुद दिमाग लगा के बताओ, जैसे ये एंथर के दो लोब हैं, इन लोब के अंदर मैं अगर यहाँ पे ये लाइन ना लगाऊं तो कितने थीका है? एक लोब में कितने थीका? एक। तो इसको बोलेंगे मोनोथिकस। क्या बोलेंगे? मोनोथिकस। अब माइक्रोस्पोरेंजियम कितने दिख रहे हैं? दो। कितने दिख रहे हैं? दो। तो टेट्रास्पोरेंजिएट होगा या बाइस्पोरेंजिएट? बाइस्पोरेंजिएट। तो कंडीशन क्या बन गई यहाँ पे? बाइस्पोरेंजिएट। क्या बन गई कंडीशन? बाई। ये किसके अंदर बताया? वॉल्फिया। किसके अंदर है ये केस? वॉल्फिया के अंदर। और वॉल्फिया क्या होता है? स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। क्या है वॉल्फिया? स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। ठीक है। बाकी सारे एंजियोस्पर्म्स में तो क्या है? एंथर जो होगा वो बाइलोब्ड डाइथिकस और टेट्रा स्पोरेंजिएट। लेकिन वॉल्फिया में क्या होगा? मोनोथिकस बाइलोब्ड, लोब तो दो ही होंगे, बाइलोब्ड मोनोथिकस और बाइस्पोरेंजिएट। क्या होगा? बाइस्पोरेंजिएट। इंपॉर्टेंट है। The four microsporangium are found in four corners. ये जो चार माइक्रोस्पोरेंजियम हमने बनाए ये एंथर में चारों कॉर्नर्स में मिलते हैं। कहाँ पे मिलेंगे? कॉर्नर्स में, चारों कॉर्नर में मिलेंगे। अब माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। एक माइक्रोस्पोरेंजियम उठाया, जैसे कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है टोटल यहाँ पे? चार। एक माइक्रोस्पोरेंजियम उठा के देख रहे कैसा दिखता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो है एपिडर्मिस। सबसे बाहर वाली लेयर है एपिडर्मिस। उसके बाद आती है एंडोथीशियम। बहुत बार पूछते हैं इस डायग्राम में क्वेश्चन, एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। फर्स्ट लेयर तो क्या है? एपिडर्मिस। दूसरी होगी एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बाद होंगी मिडल लेयर्स और फिर आएगी टेप्टम। और टेप्टम ने घेर के रखा है स्पोरोजिनस टिश्यू। टेप्टम ने किसको घेर के रखा है? स्पोरोजिनस टिश्यू को। तो यहाँ से हमने ये माइक्रोस्पोरेंजियम उठाया, इसका स्ट्रक्चर देखा। सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद आएगी एंडोथीशियम। एपिडर्मिस के बाद आएगी एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बाद आएंगी मिडल, क्या आएंगी? मिडल लेयर्स। फिर आएगी टेप्टम। टेप्टम सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आएगी टेप्टम। और टेप्टम ने किसको कवर करके रखा है? स्पोरोजिनस टिश्यू। किसको कवर करके रखा है? स्पोरोजिनस टिश्यू को। तो देखो, माइक्रोस्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ वॉल एंड सेंट्रल पार्ट। माइक्रोस्पोरेंजियम में दो चीजें होती है, एक तो उसकी वॉल है और एक प्रेजेंट है सेंट्रल पार्ट। अब वॉल के पास कौन कौन सी लेयर होगी? सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस। सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस जो है ये एक ही लेयर है। एपिडर्मिस में कितनी लेयर आएंगी? एक। पूछता है, बताओ एपिडर्मिस में कितनी लेयर है? एक लेयर है। जो भी कोई चीज बाहर होती है उसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन। तो एपिडर्मिस का काम क्या है? प्रोटेक्शन। उसके बाद एपिडर्मिस के बाद क्या प्रेजेंट थी? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम भी सिंगल लेयर है। एंडोथीशियम भी सिंगल लेयर है। इसका काम भी है प्रोटेक्शन। एंडोथीशियम का काम भी क्या है? प्रोटेक्शन देना। फिर आते हैं मिडल लेयर। मिडल लेयर का नंबर है 1 से 3 तक। 1 से लेके 3 तक कितना भी नंबर हो सकता है। किसका? मिडल लेयर का। अब मिडल लेयर के अंदर प्रेजेंट है पेरेन्काइमेटस टिश्यू। और मैंने एनाटॉमी में बताया था जहां भी पेरेन्काइमेटस टिश्यू आता है उसका काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड। पेरेन्काइमेटस टिश्यू का काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। तो मिडल लेयर के अंदर कौन सा टिश्यू है? पेरेन्काइमेटस टिश्यू। फिर आता है टेप्टम। अब टेप्टम ने किसको घेर के रखा था? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू को। टेप्टम के काम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या काम है? कि ये मिडल लेयर से न्यूट्रिशन खींचेगा और उस न्यूट्रिशन को किसको दे देगा? पोलन ग्रेन को। उस न्यूट्रिशन को किसको दे देगा? पोलन ग्रेन को। पोलन ग्रेन क्या है? पढ़ेंगे, आगे बनेगा बाद में। दूसरा काम है टेप्टम का स्पोरोपोलेनिन बनाना। क्या बनाना? स्पोरोपोलेनिन बनाना। और तीसरा काम है पोलन किट बनाना। तीसरा काम क्या है? पोलन किट बनाना। देखो, स्पोरोपोलेनिन बता देती हूँ अभी। जैसे जो हम पोलन ग्रेन पढ़ेंगे ना, पोलन ग्रेन के अराउंड एक लेयर होती है स्पोरोपोलेनिन की। और ये स्पोरोपोलेनिन ऐसा सब्सटेंस है जिसका ना तो कोई केमिकल कुछ बिगाड़ सकता, ना हीट कुछ बिगाड़ सकती, ना एनवायरनमेंट में कोई चीज कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती इसका। ठीक है, तो बहुत हार्ड और टफेस्ट सब्सटेंस है। कौन?
स्पोरोपोलेनिन हर चीज से रेजिस्टेंट है लगभग, इसीलिए पोलन ग्रेन्स का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। और पोलन किट क्या होगी, ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब स्टिकी सब्सटेंस होता है जो पोलन ग्रेन्स की चिपकने में हेल्प करता है। अभी तुम्हें सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम निकाल के देखा हमने, माइक्रोस्पोरेंजियम की सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का नंबर एक, काम प्रोटेक्शन, दूसरी लेयर एंडोथीशियम नंबर एक, काम प्रोटेक्शन, तीसरी लेयर मिडल लेयर्स का नंबर एक से तीन होगा। काम क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट है पेरेन्काइमेटस टिश्यू जो स्टोर करेंगे फूड। उसके बाद आई टेप्टम, सबसे इंपॉर्टेंट, टेप्टम ने सराउंड करके रखा है स्पोरोजिनस टिश्यू को। और टेप्टम का काम क्या है, ये न्यूट्रिशन खींचेगा किससे, मिडल लेयर से, मिडल लेयर से न्यूट्रिशन खींच के किसको दे देगा, पोलन ग्रेन, मिडल लेयर से न्यूट्रिशन खींच के किसको दे देगा, पोलन ग्रेन को दे देगा। दूसरा काम क्या है टेप्टम का, सिंथेसिस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, और टेप्टम क्या बनाता है, स्पोरोपोलेनिन। तीसरा टेप्टम बनाएगा पोलन, क्या बनाएगा, पोलन। आज इतना ही रखना चाहिए।